हेलो एवरीवन, आप सबका फंक्शन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए डेस्टिनी फाइटर के पार्ट 55 को शुरू करते हैं। महाराज ने प्रधानमंत्री जोहू, उसकी बेटी और उसके दोनों नाती को, साथ ही उनका साथ देने वाले सभी मंत्रियों को देश निकाला दिया। लेकिन दी झोंगहाई के बारे में महाराज ने निर्णय नहीं लिया। उन्होंने ये निर्णय दी राज्य के राजकुमार पर छोड़ दिया। उन्होंने राजकुमार से कहा, इस इंसान ने मुझ पर आक्रमण करने की जरूरत की है, लेकिन मैं जानता हूँ इसके बारे में दी महाराज को कोई सूचना नहीं मिली होगी, इसलिए इनके सज़ा की जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। दी झोंगहाई का चेहरा देखने लायक हो गया था। उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा था। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, मुझे यही सज़ा मिलनी चाहिए। किसी को कुछ समझ आए इससे पहले ही दी झोंगहाई अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ा और किले के दरवाजे पर अपना सर दे मारा। उसके पास राजकुमार दी युआन और उसके पिता दौड़कर चले गए। जब दी युआन उसके पास झुका तो उसने कहा, अंकल, आपने ऐसा क्यों किया? तब दी झोंगहाई ने कहा, अगर मैं हमारे राज्य में वापस चला जाता तो तुम मुझे पता नहीं किस प्रकार की सज़ा देते, मेरे शरीर के चितड़े चितड़े करते या मुझे हाथी के पैरों तले देते। वापस जाकर मैं अपनी जनता के सामने अपना मजाक नहीं बनाना चाहता। दी युआन ने कहा, अंकल, आपने मुझे हमेशा ही अच्छी सलाह दी है, फिर मैं आपके साथ बुरा कैसे करता? तो दी झोंगहाई ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें हमेशा ही अच्छी शिक्षा दी है, उसे याद रखना। मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। जिस लड़की से मैंने प्यार किया उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन फिर भी ज़िंदगी भर मैं उसके पीछे पड़ा रहा, क्योंकि मैंने हर वक्त उसका साथ देने की कसम खाई थी। दी राज्य के लोग कभी अपनी कसम से पीछे नहीं हटते। आज तुमने ये साबित कर दिया। मुझे खुशी है कि तुम मेरी शिक्षा के अनुसार चल रहे हो। बस तुमसे एक और विनती है, अपनी वांगफई को उसका उचित दर्जा दे देना। दी युआन की आंखों में आंसू आ गए। राजनीतिक फ़ायदों के चलते उसी के अंकल ने उसे कैफई रखने पर मजबूर कर दिया था। इसी वजह से युआन की अपनी वांगफई के अलावा और 2 कैफई थी। हालांकि युआन ने उन्हें नज़र भर कर देखा भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसके सुखी जीवन में अशांति फैली हुई थी। वो आज तक इस बात के लिए अपने अंकल को कोसता आया था, लेकिन आज जब उसके अंकल मौत के कगार पर है, तब उसे उन्हें देखकर नफरत नहीं हो रही थी, उसे पीड़ा हो रही थी। उसने अपने अंकल से वादा किया कि वो बस अपनी वांगफई के साथ रहेगा और उसकी दोनों कैफई को अपने अपने राज्य वापस लौट जाने को कहेगा। उसके इतना कहते ही दी झोंगहाई ने उसके बाहों में दम तोड़ दिया। तब लान सिचेन दी युआन के पास आया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे जैसे दोस्त बहुत ही किस्मत वालों को मिलते हैं। मैं खुशनसीब हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो। झांशिया ने भी उसे प्रणाम करते हुए कहा, उम्मीद है वी राज्य और दी राज्य की दोस्ती ऐसे ही हमेशा बनी रहेगी। महाराज से प्रणाम लेकर राजकुमार दी युआन अपने अंकल के शव के साथ अपने राज्य लौट गया। अब महाराज ने महारानी की तरफ देखा, जिसे कुछ ही वक्त पहले देश निकारा मिला था। कुछ ही पलों में महारानी के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए थे। अब वो गिड़गिड़ाते हुए महाराज के पैरों में आ गिरी। उसने कहा, मैं तो बस आपसे प्यार करती थी, हमेशा चाहती थी कि हम दोनों का एक खुशहाल परिवार हो। आप हमारे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करें, लेकिन इस आदमी ने मुझे बहलाया। इसने मुझे व्यभिचार करने पर मजबूर कर दिया, जिस तरह से कॉन्क्यूबाइन सिंह ने आप पर जादू कर दिया है। आप भी उससे उभर नहीं पा रहे हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए। न मैं खुद इस आदमी के चंगुल से उभर पाई, ना ही आपको बचा पाई। महाराज को महारानी से पहले से ही घिन आ रही थी। इस औरत को ज़रा भी लिहाज नहीं है। इसके प्रेमी ने अभी अभी अपनी जान दी है, लेकिन ये अब भी दांव पेच खेलने से बाज नहीं आ रही है। महाराज का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम्हें पूरे राज्य के सामने फांसी पर दे दिया जाएगा या फिर जहर खाना पड़ेगा। महारानी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने सिंगर की तरफ नफरत से देखा। महारानी सिंगर को कोसे इससे पहले ही युवराज जोर से चिल्लाया, आपको शर्म नहीं आती? आपके गलतियों की सज़ा हमारे जान देकर चुकानी पड़ रही है। क्या अब भी आपके दिल को राहत नहीं मिली? फिर युवराज ने महाराज की तरफ देखते हुए कहा, कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन आपके जैसा पिता पाना हमारे लिए सौभाग्य की बात थी। माफ़ कीजिए, हम आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए।
इसीलिए आज हम जहर पीने का रास्ता चुनते हैं। प्रधानमंत्री झोऊ और उनके दोनों नाती के परिवारों को एक टापू पर रखा जाएगा। किसी को भी उस टापू से बाहर आने की इजाज़त नहीं होगी, महाराज ने आदेश दिए। तभी महारानी चिल्लाई, मैं वीर राज्य की महारानी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन युवराज ने उसे चुप करा दिया। थोड़ी ही देर में उनके सामने जहर मिलाई हुई शराब लाई गई। प्रधानमंत्री झोऊ, महारानी और उसके दोनों बेटे एक घूंट में ही वो जहर भरी शराब पी गए। वांगई से ये सब देखा नहीं गया। उसने अपना सर घुमा लिया तो झांशियान ने उसे अपने बाहों में भर लिया। झांशियान वांगई की धड़कनों में खो गया था। थोड़ी देर बाद वांगई ने पूछा, क्या वो लोग चले गए? उन सभी के शरीर अब ठंडे पड़ चुके थे। पहरेदार उनके शवों को वहां से ले जा रहे थे, लेकिन झांशियान इतनी जल्दी वांगई की गर्माहट को छोड़ना नहीं चाहता था। वो वैसे ही कुछ देर तक वांगई को अपने बाहों में लिए खड़ा रहा। जब काफ़ी देर तक वांगई को कुछ भी आवाज़ नहीं आई, तब उसने धीरे से झांशियान की बाहों से ऊपर उठकर देखा। तब उसने पाया कि सभी लोग उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे, जैसे कि वो नए जोड़े की खुशी में खलल नहीं डालना चाह रहे हो। अब महाराज ने वहाँ पर उनकी मदद के लिए आने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया, जैसे कि ब्लू माउंटेन पर रहने वाले लोग, जहन पर्वत पर रहने वाले लोग, साथ ही झांशियान के लिए जासूस का काम करने वाले लोग। अब सभागृह में चारों तरफ तालियों की आवाज़ गूंज उठी। तब महाराज ने एक और घोषणा की, पहला शुभ काम हो चुका है, वांगई और झांशियान की शादी। दूसरा शुभ काम भी हो गया है, हमारे राज्य को अंदर ही अंदर कुरेदने वाली सभी कीट पतंगों का हमने आज सफाया कर दिया है। अब बस एक और शुभ काम रह गया है। इस राजगद्दी पर मैं 13 साल की उम्र से बैठा हूँ। अब मैं थक चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि युवराज अपना हक संभाले। झांशियान झटका खा गया। उसने कहा, पिताजी, आज ही तो मेरी शादी हुई है, इतनी जल्दी मैं महाराज नहीं बनना चाहता। लेकिन महाराज ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। 3 हफ्ते बाद किसी भी सूरत में झांशियान को महाराज बनना ही था। अब महाराज ने शादी के बाद होने वाली दावत के बारे में घोषणा की। सभी लोग इस दावत में आमंत्रित थे। सभी लोग दावत का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक से लानचिंग झटका खा गई। उसने अपनी परेशानी लान युआन को बताई, जिसे सुनकर लान युआन के माथे पर भी पसीना आ गया। लानचिंग ने कहा, मैंने अभी तक वांगई को सुहागरात के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो लान युआन ने कहा, अब हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? फिर वो लानचिंग की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोला, क्यों ना तुम उसे अभी सिखाओ? तो लानचिंग झल्लाकर बोली, तुम्हें क्या इतना आसान लगता है? मैं एक लड़की हूँ, उसके शरीर में वो भी है। तो सेनापति लान बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? तो लानचिंग आंखें रोल करते हुए बोली, उसके पास वो भी है जो तुम्हारे पास है, और वो भी है जो मेरे पास है। मुझे क्या पता कि तुम्हारे वाला कैसे काम करता है? तो सेनापति लान ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा कि कैसे काम करता है? जब भी तुम सामने होती हो, ये खड़ा होकर तुम्हें सल्यूट करता है। सेनापति की भाषा से लानचिंग पूरी तरह से शर्म से पानी पानी हो गई। चुप करो, पहले ये सोचो कि हम वांगई को क्या बताएंगे। लानचिंग ने अपने पति को डांटते हुए कहा। अब वांगई के माता पिता वांगई और झांशियान के पास चले गए। वांगई, क्या मैं तुमसे कुछ देर बात कर सकती हूँ? लानचिंग ने कहा। वो झांशियान की तरफ देखकर मुस्कुराई। उसके दिमाग में तो ये चल रहा था, मैं आपको आज रात के खतरे के लिए आगाह कर देना चाहती हूँ। जब वो वांगई को अकेले में ले गई, तब लान युआन भी उनके पास आ गया। लानचिंग ने युआन की तरफ देखकर कहा, तुम बोलो। तब लान युआन ने कहा, मुझे क्या पता क्या बोलना है, तुम बोलो, तुम तो माँ हो। तो लानचिंग ने कहा, तुम तो सेनापति हो, तुम अच्छे से बात कर सकते हो, तुम बोलो। तो सेनापति ने कहा, नहीं, तुम अच्छे से समझाती हो, इसलिए तुम बोलो। अब वांगई पैर पटकता हुआ बोला, क्या बात है, आप दोनों क्या बात करना चाहते हो मुझसे? वांगई की बात सुनकर लान पति पत्नी बिल्कुल चुप हो गए। फिर लानचिंग वांगई की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, वांगई, तुम्हें पता है सुहागरात का मतलब क्या होता है? तो वांगई ने कहा, क्या मतलब है, क्या करते हैं सुहागरात को? तो लानचिंग ने परेशान होकर कहा, अपने पिता से पूछो, उन्हें सब पता है। अब वांगई अपने पिता की तरफ देखने लगा। तो लान युआन ने कहा, उसका मेल पार्ट तो मेरा है, लेकिन फीमेल पार्ट तो तुम्हारा है, इसलिए तुम बताओ। अब लानचिंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वांगई, आज तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें तुम्हारे पति के साथ सुहागरात मनानी है, जिससे तुम बेबी पा सकोगे। तो वांगई ने कहा, हाँ मुझे पता है, मुझे शियान काका के साथ नेकेड सोना है, फिर बेबी आ जाएगा। अब लान पति पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा।
उनका बस चलता तो वो दीवार पर सर मार रहे होते। लानचिंग ने फिर से एक बार हिम्मत जुटाई और कहा, वांगई, बेबी पाने के लिए तुम्हें बस नेकेड ही नहीं होना है, तुम्हें कुछ और भी करना पड़ेगा, जैसे तुम एक्सरसाइज करते हो। युआन अपनी पत्नी की होशियारी पर लट्टू हो गया, लेकिन वांगई की भौहें सिकुड़ गई। उसने कहा, मम्मा, कहीं हमें कपड़े उतार कर दौड़ना तो नहीं पड़ेगा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, कमरे के अंदर ही तुम्हें एक्सरसाइज करनी है। लानचिंग ने अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश की तो वांगई ने कहा, हाँ तो फिर ठीक है, हम कपड़े उतार कर मार्शल आर्ट कर लेंगे। तो लान युआन ने कहा, नहीं, ऐसी एक्सरसाइज जो बेड पर की जाती है। नहीं, फिर तो हमारा बेड गंदा हो जाएगा, मैं नहीं बेड पर एक्सरसाइज करूँगा। वांगई ने कहा। न वांगई समझने को तैयार था, न ही उसके माता पिता उसे समझा पा रहे थे। झांशियान काफ़ी देर से ये सब देख रहा था। वो धीरे से उनके पास आया। तब वांगई उसकी तरफ देखकर बोला, शियान गगा, देखो ना, मामा बाबा क्या कह रहे हैं कि हम दोनों को कपड़े उतारकर कमरे के अंदर एक्सरसाइज करनी है, और वो भी बेड पर। झांशियान बुरी तरह से शर्मा गया। उसने अपने सास ससुर को देखकर धन्यवाद कहा। उसे समझ में आ रहा था कि वो दोनों वांगई को समझाने की जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। झांशियान के दिमाग के घोड़े तो कोसों दूर दौड़ रहे थे और वांगई उससे पूछ रहा था, शियान गगा, बताओ ना, बेड में क्या होने वाला है? तो झांशियान ने अपने ही ख्यालों में खोए हुए वांगई को कहा, वो तो मैं तुम्हें स्टैब करने वाला हूँ। अब वांगई की आंखें और नाक लाल हो गई। वो अपने माँ के गले मिलकर रोने लगा, कहने लगा, शियान गगा मुझसे प्यार नहीं करते, वो मुझे मारना चाहते हैं। झांशियान का तो खुद को थप्पड़ लगाने का दिल कर रहा था। क्या ज़रूरत थी उसे वांगई के सामने मुंह खोलने की? वो बोला, वांगई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच में। आज रात तो हम दोनों एक होने वाले हैं, एक दूसरे से प्यार करने वाले हैं। अब लान पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। उनका दामाद सच में एक हीरा था। वांगई एक पल में ही मुस्कुराया। उसने कहा, हाँ तो फिर ठीक है, फिर मुझे स्टैब मत करना, वैसे भी हम कपड़े उतारने वाले हैं, तब तो तुम अपने साथ कोई हथियार नहीं रख सकते। हाँ, लेकिन मेरा अपना तो होगा। झांशियान का मुंह फिर से एक बार खुल गया और वांगई झटका खाकर उसकी तरफ देखने लगा। उसने कहा, तुम्हारा हथियार कहाँ है, दिखाओ मुझे। तो झांशियान शर्माता हुआ बोला, वांगई, मैं सिर्फ तुम्हें दिखा सकता हूँ, किसी और को नहीं। तो वांगई ने चिल्लाकर कहा, नहीं, मेरे मम्मा पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी देखेंगे। वांगई को झांशियान की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा कौन सा हथियार है जो वो किसी को नहीं दिखा सकता? अब वो जिद पर अड़ गया। उसने कहा, अपना हथियार मुझे दिखाओ, अभी के अभी दिखाओ। अब झांशियान इस सब को और नहीं झेल सकता था। वो वहाँ से उठकर जाने लगा तो वांगई उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसने ठान लिया था, आज कुछ भी करके वो झांशियान का खास वाला हथियार देख कर ही रहेगा। वांगई उसके पीछे चिल्लाते हुए दौड़ने लगा, तुम कितने खुदगर्ज हो, अपना हथियार अपने तक ही रखते हो, मुझे देखने भी नहीं देते, खुदगर्ज कहीं के। तभी वहाँ पर महाराज और महारानी सिंगर आ गए। उन्होंने लान पति पत्नी की तरफ देखा जो सर झुकाए खड़े थे। साथ ही झांशियान भी शर्मा रहा था, लेकिन वांगई ऐसा था जो गुस्से में अपने पति का पीछा कर रहा था। क्या हुआ? महाराज ने पूछा। तो सेनापति लान ने महाराज को अपनी तरफ खींच लिया और उनके कान में कुछ बुदबुदाए। लानचिंग ने भी चिंगर को अपनी तरफ खींच लिया और उसके कान में कुछ कहा। अब महाराज जोर जोर से हंसने लगे। तो सिंगर ने कहा, मुझ पर छोड़ दीजिए, और वो वांगई को अपने साथ ले गई। बाकी सब कमरे के बाहर इंतजार करने लगे और कमरे के अंदर से वांगई के जोर जोर से रोने की आवाज़ आने लगी। नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहता। क्या? इसे तो बहुत दर्द होगा। क्या होगा अगर वो बहुत बड़ा होगा तो? क्या वो ऊंचाई के हिसाब से होता है? शियान गगा तो कितने लंबे हैं। वांगई के एक से बढ़कर एक खतरनाक सवाल थे, जिसे देखकर बाहर के सभी लोग बस अपना सिर हिलाए जा रहे थे। बाहर के लोगों के पसीने छूट रहे थे और अंदर वांगई जोर जोर से रो रहा था। कुछ देर बाद वांगई की आवाज़ आना बंद हो गया। सिंगर ने बिल्कुल शांति से वांगई को समझाया, उसे चुप कराया और बाहर आ गई। झांशियान ने जल्दी से झुककर अपनी माँ को प्रणाम किया और उसे धन्यवाद कहा। सिंगर ने झांशियान के साथ सख्ती बरतते हुए कहा, वांगई अभी छोटा है, इसलिए उसका ख्याल रखना। अगर तुमने उसे घायल कर दिया तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी।
महाराज ने अब जमाई देते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा, सुहागरात बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसका एक एक पल कीमती होता है, इसलिए इनका वक्त जाया मत करो। चलो तो मेरे साथ चलो। तभी वांगई की चिल्लाने की आवाज़ आई। उसने कहा, मम्मा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्या आज रात में आपके साथ सो सकता हूँ? सब लोग जानते थे कि वांगई बहुत ज़्यादा डर गया है, लेकिन उसका डर देखकर सबको चिंता कम हंसी ज़्यादा आ रही थी। लांचिंग ने वांगई के सारे मंसूबों पर पानी फेरते हुए कहा, नहीं, आज तुम्हारी सुहागरात है, इसलिए तुम्हें अपने पति के पास सोना पड़ेगा। अपनी माँ की गंभीर आवाज़ को वांगई कभी भी मना नहीं कर पाता था। वांगई ने अपना सर झुका लिया, उसका बिल्कुल भी ऊपर देखने का मन नहीं हो रहा था। तब झांशियान ने आगे बढ़कर वांगई का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, वांगई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी घायल नहीं करूँगा, भरोसा रखो। अब झांशियान और वांगई को झांशियान के महल में भेज दिया गया था। वांगई सर झुकाए हुए खड़ा था। वो कभी गुस्सा हो जाता, कभी परेशान हो जाता, तो कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते। झांशियान भी बहुत ज़्यादा बेचैन था, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसने अपने प्यार को अपने जीवन संगिनी के रूप में पाया है। वांगई अपने ही ख्यालों में खोया झांशियान से सुरक्षित दूरी पर खड़ा था। झांशियान धीरे से चलकर उसके पास आया। उसके हाथ में 2 गिलास थे। उसमें से एक गिलास उसने वांगई के हाथ में देते हुए कहा, चलो हमारी शादी के नाम पर हम टोस्ट करते हैं। इसमें शराब की मात्रा बहुत ही कम है, तुम इसे पी सकते हो, उसने वांगई से कहा। झांशियान की प्यार भरी बातों ने वांगई का डर थोड़ा सा कम हो गया था। झांशियान ने कहा, वांगई मेरी दुआ है कि हम दोनों साथ में बूढ़े हो, मैं हर दिन तुमसे और भी ज़्यादा प्यार करूँ। वांगई ने भी अपने शियान गगा की तरफ देखा, जिसे खुद से भी ज़्यादा वांगई की फिक्र होती है। वांगई ने शर्मा कर जवाब दिया। तब झांशियान ने पूछा, वांगई क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? अब शियान गगा इतने प्यार से पूछ रहे हैं, वांगई उनसे मना कैसे कर सकता है? हाँ, लेकिन मैं तो कर सकती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, सस्पेंस कल पर छोड़ देते हैं। अरे यार, आप ठीक से लाइक और कमेंट भी नहीं करते हो, इतना तरसाना तो बनता है। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।